सुबह होते ही मैं शुरू हो जाता हूँ, लेके कलम पन्नों में खो जाता हूँ। कब सुबह, कब दोपहर, कब शाम, मुझे कुछ होश नहीं रहता। जब कलम बेहोश होती है तो मैं भी सो जाता हूँ। दोस्तों, मैं अंकुर गोस्वामी और टेम्पल ऑफ इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने कल परावर्तन के बारे में जान लिया था। परावर्तन का वीडियो हमने कल पोस्ट कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। कल हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, तो प्लीज़ आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, परावर्तन वाला। उसके बाद आप ये अपवर्तन वाला देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती ही चली जाएंगी। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो अपवर्तन क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे हम। जैसे हमने कहा, जब प्रकाश की किरण किसी समंग माध्यम से चलकर दूसरे समंग माध्यम में प्रवेश करती है, हम सब चीज़ें बताते हुए चलेंगे, आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी समंग माध्यम से चलकर दूसरे समंग माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती है। उसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। हम थोड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये हमने इसे बनाया, ये हो गया हमारा नॉर्मल अभिलंब, ये हो गया हमारा अभिलंब, ये हो गया मीडियम 1 यानी माध्यम 1, और ये हो गया मीडियम 2। हमने कहा था जब प्रकाश की किरण किसी समंग माध्यम से चलकर, समंग माध्यम का मतलब क्या होता है, तो समंग माध्यम का मतलब यही होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके, प्रकाश चल सके। ठीक है, प्रकाश चल सके। जैसे अगर हमने देखा, यहाँ से प्रकाश ऐसे आया, ऐसे, ये M1 यानी मीडियम 1 माध्यम 1 है, ये हिंदी में हम लिख दे रहे हैं माध्यम 1, और ये माध्यम 2 M2। अब अच्छे से समझेंगे हम। ये हो गया हमारा आपतित किरण, आपतित किरण। लैंग्वेज आप समझ करके चलिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी समंग माध्यम से चलकर किसी दूसरे समंग माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसको जानना चाहिए इस वाले पाथ पे ऐसे, लेकिन ये या तो ऐसे झुक करके जाएगी या इससे ऐसे दूर हट जाएगी, यानी ये इस पाथ पे आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये या तो इस अभिलंब से दूर हटेगी या ये अभिलंब की ओर झुकेगी। अब ये झुकेगी या दूर हटेगी वो हम थोड़ा बाद में जानेंगे, लेकिन ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ये इस पाथ पे तो जाएगी नहीं, यानी या तो I इज ग्रेटर देन R होगा या I इज लेस देन R होगा। सॉरी, I इज लेस देन R होगा, I इज लेस देन, I इज ग्रेटर देन। ये हो गया, ये यही दो स्थिति होगी, यानी अगर I R से बड़ा होगा तो ये झुकेगी, अगर I R से छोटा होगा तो ये दूर हटेगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, बस वो आप डेफिनेशन ना भूलिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी समंग माध्यम से चलकर किसी दूसरे समंग माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये इतनी चीजें हो चुकी हैं, यानी जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो सारी चीजें बदल जाएंगी। हाँ, एक चीज नोट में लिख लीजिएगा, नोट, कौन सी चीज नहीं बदलेगी, कौन सी प्रकाश की वो कौन सी चीज होगी, कौन सी क्वांटिटी होगी जो चेंज नहीं होगी। तो कौन सी क्वांटिटी है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो रोक करके देखिए कौन सी क्वांटिटी है। हम बता रहे हैं आवृत्ति। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से, आवृत्ति। एयरफोर्स के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या चेंज नहीं होता है, तो आवृत्ति चेंज नहीं होती है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना में चेंज नहीं होती है, ये आप इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है। ये अपवर्तन तो हो गया, इसका रूल हम देख रहे हैं। अब इसके भी रूल होते हैं, अपवर्तन के भी नियम होते हैं और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। जो उसका पहला नियम दूसरा नियम था परावर्तन का, वही लगभग सेम इसका पहला नियम होता है। ये एक चीज छूट गई है यहाँ पे, ये इस किरण को क्या बोलते हैं? इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंसिडेंट रेज, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज, ये इसको बोला जाता है। अब इसके हम नियम देखेंगे। पहला नियम क्या होता है? इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज तीनों एक ही तल पे होते हैं, कोई बाहर थोड़ी उड़ रहा है। यहाँ पे सब इस व्हाइट बोर्ड पे ही हैं, यानी ये एक तल माना जाता है। ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, हाई स्कूल की दृष्टि से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटरमीडिएट के लिए ये पूछा नहीं जाता, लेकिन इस पे बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दोनों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा नियम हम लिखने जा रहे हैं, वो हम अच्छे से समझेंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है। दूसरा नियम जो है वो होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ होता क्या है? देखिए स्नेल लॉ क्या होता, अपवर्तन कोण, ये अभिलंब और आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है आई, इसको इंसिडेंट एंगल बोला जाता है, आपतन कोण बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? अपवर्तन कोण बोला जाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल बोला जाता है। अब हम देखेंगे क्या क्या ये रिलेशन बताता है स्नेल्स लॉ। तो बताता यही है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। साइन को क्या बोलते हैं? ज्या। ये साइन वही वाला है, साइन थीटा कॉस थीटा वाला। ठीक। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव कांस्टेंट होता है। आपतन कोण यानी साइन आई और अपवर्तन कोण साइन आर, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? सदैव कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। और ये किसके बराबर होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन के। ये फार्मूला लिख सकते हैं और ये भी फार्मूला लिख सकते हैं। इसमें और भी रिलेशन हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक करके बताएंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। इतना आपको समझ में आ रहा है स्नेल्स लॉ होता क्या है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ये किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक हम बता रहे हैं क्या होता है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक के बारे में 2-3 चीजें देखेंगे। स्नेल्स लॉ भी हटा दे रहे हैं। अपवर्तनांक हेडिंग पड़ेगी आपकी, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता? तो
अपवर्तनांक एक ऐसा शुद्ध अनुपात होता है, अपवर्तनांक एक ऐसा शुद्ध अनुपात होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि प्रकाश की चाल किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल की कितनी गुनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही मालूम कराता है कि जैसे ऐसे आप समझ लीजिए, यह एक ऐसा शुद्ध अनुपात होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। n इक्वल टू होता है C/V। एक तो ये आपको मालूम है डिफिनीशन कि यह एक ऐसा शुद्ध अनुपात होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि प्रकाश की चाल माध्यम में कितनी है। और एक और यहाँ से डिफिनीशन निकलती है, कौन सी? प्रकाश की चाल से प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट और माध्यम में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, ये निकलता है क्या? फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब ये जो अपवर्तनांक होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ये चीज हम समझेंगे। पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक को देख लेते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में होता क्या है कि इसमें एक जो पहला वाला माध्यम होगा वो या तो वायु होगा यानी एयर होगा, और या तो वैक्यूम होगा, निर्वात होगा। पहला माध्यम निर्वात होगा, दूसरा माध्यम कोई भी हो सकता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ANG। एयर का या ग्लास का किसके सापेक्ष? एयर के। इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है। अब ऐसे हम लिख सकते हैं ANW मतलब वाटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों कैसे हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब किसी के सापेक्ष नहीं। ठीक है, जैसे हमने कहा पहला माध्यम क्या है? एयर है। एयर का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एयर का अपवर्तनांक n इक्वल टू होता है 1। एयर के लिए 1 होता है, बाकी सबके लिए बढ़ता जाता। सबसे ज्यादा हीरे के लिए होता है 2.4। ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम इसको हटा रहे हैं। अपवर्तनांक आपको मालूम चल गया अपवर्तनांक क्या होता है। प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है? अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। और हाँ, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है। ये कई बार एग्जाम में हाई स्कूल के पूछा गया है, तो आप उसके हिसाब से लर्न कर लीजिएगा। दोनों के लिए लगभग सेम ही पैटर्न होता है, बस यही कि इंटरमीडिएट में थोड़ा ज़्यादा होता है और हाई स्कूल में थोड़ा कम होता है। अब हम पढ़ेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सापेक्ष क्या होता? जैसे हमने कहा कि वाटर का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? ग्लास के। वाटर का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? ग्लास के। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1n2 यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? दूसरे माध्यम के। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है n2/n1, ऐसे लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? Ng/Nw, ऐसे लिखा जाएगा। यानी इसमें दो माध्यम हो सकते हैं, ये या तो वाटर होगा, ग्लास होगा, या ग्लास होगा, वाटर होगा, कुछ भी हो सकता है। इसमें पहला माध्यम क्या होगा? एयर नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्या मतलब है?
वन का मतलब यहाँ पे एयर होगा सर, ANG, और यहाँ पे ANW। ये आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी है हमारे हिसाब से। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, भरपूर करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो उसका नाम भी यही है, अ टेम्पल ऑफ इंग्लिश। और हम सब्सक्राइब करने के लिए आपसे कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ कंटेंट बढ़िया है तो तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो ना करिएगा। पूरा वीडियो देख करके ही जाइएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती ही चली जाएंगी। यह हमने पढ़ लिया अपवर्तन क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अपवर्तन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपवर्तन में कौन सी जो क्वांटिटी होती है वो चेंज नहीं होती, वो होती है फ्रीक्वेंसी। ये कई बार एयरफोर्स में पूछा गया है और कोस्ट गार्ड में भी पूछा गया। ये सब जितने भी पूछे जाने वाले प्रश्न हम सब आपको बताते हुए चलेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए। फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। थोड़ी बहुत ध्यान आपको देनी है फिजिक्स में। और हाँ, जो ये इंटरमीडिएट वाले बच्चे थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अब डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 4-5 महीने आपके पास बचे हुए प्रिपरेशन करने के लिए। अब अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए और तितलियों के पीछे ना भागिए। ठीक से एक चीज़ बताई थी कि अपवर्तन की जो घटना होती है उसमें जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब की ओर या तो झुकेगी या तो उससे दूर हटेगी। अब इसी चीज को हम यहाँ पे समझेंगे कि वह दूर हटेगी या उसकी ओर झुक जाएगी। तो हम कंडीशन बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, इसको जाना चाहिए इस बात पे, या तो ऐसे ये झुक जाएगी या तो ऐसे ये दूर हट जाएगी। एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो विरल माध्यम के लिए कम और सघन माध्यम के लिए ज़्यादा होता है। विरल माध्यम हॉलो मीडियम अगर है तो वहाँ पे वो कम होगा, और जहाँ डेंस मीडियम है वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जो होगा हमारा वो ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए हमने ये विरल माध्यम है और ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, डेंस मीडियम है। अब करेंगे क्या हम, अब जो हम काम करेंगे देखिए क्या होगा, N1 और ये हो गया N2। इस पहले वाले मीडियम का N1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, और दूसरे वाले मीडियम का क्या हो गया N2। ठीक, अब हम समझेंगे ये इसकी ओर झुकेगी या इससे दूर हटेगी। तो हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, स्नेल्स लॉ पढ़ा है, और वो होता क्या है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू 1N2। एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे, N1 जो है हमारा N1 वो N2 से कम है, N2 से कम है, यानी N2 अपन अगर N1 हम निकालें, N2 अपन N1 हम निकालें तो ये हमें 1 से ज़्यादा मिलेगा या 1 से कम मिलेगा। देखिए कैसे, N2 हमारा क्या है, ये सघन वाला, ये ज़्यादा है। N2 जो हमारा है वो N1 से ज़्यादा है, तो N2 हमारा N1 से ज़्यादा है, तो अगर हम भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा। अरे ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए ये 4 है, N2 हमारा 4 है, N1 हमारा 3 है, तो इसमें जब भाग करेंगे 3 एकम 3 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, यानी 1 से ज़्यादा ही तो मिल रहा है हमें। ठीक, तो जब 1 से ज़्यादा मिलेगा N2 अपन N1 क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं N2 अपन N1, N2 अपन N1 इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमें इस साइन I और साइन R से मतलब है, साइन R ये है, साइन R से मतलब है, तो साइन I अपॉन साइन R इज ग्रेटर देन 1। अगर इसको हम इधर लेकर चलें तो साइन I इज ग्रेटर देन साइन R, ये तुलना हो जाती है, तो यहाँ से आता कितना है, I इज ग्रेटर देन R। I जो हमारा है वो R से बड़ा होना चाहिए। R से बड़ा तभी होगा जब ये इस अभिलंब की ओर झुकेगी R, क्योंकि I हमारा ये जा रहा है,
अगर इससे दूर हट जाएगी तो हमारा जो आर होगा वो आई से बड़ा हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। यानी एक चीज़ क्लियर हुई, निष्कर्ष ये निकला, कंक्लूजन वो ये आया कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण ठीक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब हम आगे दूसरी कंडीशन देखेंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसको हमने इरेज कर लिया। अब हम इस दोनों मीडियम को चेंज कर देंगे, इन दोनों मीडियम को चेंज कर देंगे और दूसरा डायग्राम बनाएंगे। कैसे डायग्राम बनेगा देखिए, ये हो गया हमारा सघन सघन और ये हो गया हमारा विरल, ये हो गया हमारा N1, ये हो गया हमारा N2। अब क्या होगा, जो हमारा N1 होगा वो ज़्यादा होगा किससे, N2 से। तो N2 अपन N1 जब हम निकालेंगे, N2 अपन N1 जब हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, N2 क्या है, N1 हमारा N2 से ज़्यादा है। N1 जो हमारा नीचे है वो N2 से ज़्यादा है। यानी अगर मान लो N1 हमारा जो है वो 4 है और N2 हमारा कितना है, 3 है, तो 3/4 करेंगे जब, तो ये पॉइंट समथिंग कुछ है, 0.7 के समथिंग कुछ आएगा। यानी यह 1 से कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, तो यह 1 से कम हो गया। कोई प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको हम ये चीज़ समझा करके दिखा चुके हैं। N2/N1 1 से कम आ गया। अब क्या होगा, अब स्नेल्स लॉ फिर से लगाएंगे, स्नेल्स लॉ फिर से हम लगाएंगे। क्या होता है आपको पहले से मालूम है, साइन I अपान साइन R इक्वल टू N2/N1, N2/N1, N2/N1 क्या है, ये 1 से कम है, N2/N1 क्या है, 1 से कम है। अब साइन I इज लेस देन साइन R, साइन से साइन का कंपैरिजन हो जाता है, तुलना हो जाती है, तो I इज लेस देन R। अब क्या निकल गया हमारा, I जो होगा वो R से छोटा होगा, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, तो ये I एंगल बनता, I क्या होगा, R से छोटा होगा, तो यानी यह अब दूर हटेगी ऐसे, यह अब दूर हटेगी ऐसे, ये चली गई। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। यानी दूर कब हटेगी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। पास कब आएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी कब, जब अभिलंब की ओर झुकेगी कब, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। और एक बस लास्ट हेडिंग आपको और बताना है, अपवर्तन के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब हम रिलेशन लिखेंगे, थोड़ा सा रिलेशन देखिएगा जनरल फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म, ये रिलेशन समझ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से आने लगते हैं। है क्या, हम इसमें लॉ लिखते हैं, साइन I अपान साइन R इक्वल टू N2/N1। और हमने आपको बताया था N इक्वल टू होता है C/V। प्रकाश की चाल निर्वात में बदलेगी नहीं, मीडियम में बदल सकती है। तो हमने मान लिया N1 के लिए ये V1 हो गया और N2 के लिए V2 हो गया। दोनों को हम डिवाइड कर दिए, कैसे, N2/N1 है ना, तो N2/N1, तो N2 को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं C/V2। ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। अब इसको कैंसिल कर दिए, ये आ गया ऊपर, N2/N1 क्या आ जाएगा, V1/V2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1/V2, V1/V2 इक्वल टू λ1/λ2 भी होता है। ये चीज़ें समझ लीजिएगा। λ1 और λ2 क्या होता है, तो ये वेव लेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। ये आप आगे भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये आगे भी आएगा। इस चीज़ को आप एक बार रख लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले दिन हम देखेंगे प्रकाश का उत्क्रमणीयता सिद्धांत। इसके आगे भी हम लोग बनाते हुए वीडियोस चलेंगे और डेली
वे में अब वीडियो पब्लिश होगा, तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।